हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, स्पेशली यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है। ये रोज़ रात्रि 8 बजे हम पुलिस की टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसलिए हम 37 प्रश्नों का डेली संकलन लेके आते हैं। ये हिंदी के 37 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप आइए हमारे YouTube चैनल पर और इनका अभ्यास करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आपको बता दें, ये मॉडल पेपर घटना चक्र से है। प्रीवियस ईयर आए हुए पुलिस में जो पेपर हैं उनका ये मॉडल पेपर है। उनकी घटना चक्र की प्रीवियस ईयर आए हुए जो पुलिस में पेपर हैं उनकी एक सीरीज है हिंदी की, बहुत बेहतरीन है। आप भी आइए और इन मॉडल पेपर को लगाइए, अभ्यास करिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया? तो इनको प्रदान किया गया था 1989 और 90 में। त्रिलोचन शास्त्री, उत्तर प्रदेश, लिखा भी है एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ था। इनकी कई और रचनाएं हैं, एक्सप्लेनेशन है। घटना चक्र की सीरीज है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले यूपीपी पुलिस के लिए, स्पेशली उसी के लिए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। अनुच्छेद 210 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 210 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 210 में लिखा है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में लिखा है कि विधानमंडल की भाषा कैसी होगी। राज्यों में होता है विधानमंडल। भाषा के बारे में, कैसी भाषा? इसमें लिखा है कि राज्य जब कार्य करें तो चाहे तो हिंदी भाषा में कार्य करें, चाहे अंग्रेजी में। राज्य किसी हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में कार्य कर सकते हैं, यह बात अनुच्छेद 210 में लिखी है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? कौन सा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया है? देखो, अकर्मक क्रिया किसमें है? मैं सोता हूँ। भाई सोना, ये जो सोना है कोई काम थोड़ी है। मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं उड़ता हूँ, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, माँ की बहन संबंध को बताने वाला सार्थक शब्द कौन सा है? माँ की बहन को क्या कहते हैं? ये सबको पता है, पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। माँ की बहन को मौसी कहते हैं। माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। और भी दिए गए, माँ की माँ को नानी, माँ की सास को दादी, ये आपको पता है, बेसिक बात है। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा होगा? रस से भरा, तो इसे क्या बोलेंगे? रस से भरा, रस भरा। रस से भरा, रस भरा। आगे बढ़िए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण बताइए। समुदायवाचक, जो समूह को दर्शाता हो, तो समुदायवाचक विशेषण है चारों। चारों, जैसे दोनों, जैसे पांचों, ये कौन सा विशेषण है? ये समुदायवाचक विशेषण है। आगे बढ़ो, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या कहलाती है? ये अतिशयोक्ति कहलाती है, अतिशयोक्ति। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8।
8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न कहता है दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है। क्या राष्ट्रीय? राष्ट्रीय निशान, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पताका, राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है, गलती मत कर देना। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा भारत का क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदी भाषा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? यदि प्रश्न पूछा जाए हिंदी भाषा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ। पहली बार हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 1968 में। किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। 1968 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था, सुमित्रा नंदन पंत। किस रचना के लिए मिला? चिदंबरा। चिदंबरा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा का किसे मिला था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये मुझे गलत रखा, सॉरी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं, सुमित्रा नंदन पंत, सॉरी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए उन्हें, यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई, देख लो एक बार, डाउट खत्म हो जाए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए प्रदान किया गया सर्वोच्च पुरस्कार है। हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदंबरा के लिए वर्ष 1968 में प्रदान किया गया। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में मलयालम कवि अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को प्रदान किया गया। तो याद रखना 1968 में सुमित्रा नंदन पंत। अनुच्छेद गद्यांश, एक गद्यांश आना है, जरूर आना है। गद्यांश पढ़िए। भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। गद्यांश बोरिंग होता है, पढ़ना जरूर है, एग्जाम में आएगा। अभी से अभ्यास करिए, जब एग्जाम पास में होगा तब कुछ नहीं हो सकता। पहले से ही तैयारी रखिए ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। भाषा में लिंग विषय चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं, लिंग प्रकृति अथवा सुविधा अनुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के व आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया और अर्नाल्ड और लालसाल्ट ने इसे इसी रूप में लिया। हर्डर 1772, एडलर 1783, हम्बोल्ट 1857, ग्रेम 1800 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। आगे बढ़ते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा व्याकरणिक लिंग, क्या कहा इन्होंने, आगे भी होगा, और व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहां था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ब्रुगमैन ने कहा कि भारतीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग में व्यक्ति नहीं करते। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनात्मकवादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उसमें सबसे ऊपर रखा गया अर्थ।
संस्कृत में लिंग निर्धारण होता है अर्थ के आधार पे। लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा नहीं है। चलो गद्यांश करते हैं। गद्यांश का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा की उत्पत्ति का कारण नहीं मानते? कौन नहीं मानते? ऊपर लिखा था तो आपने पढ़ा होगा, अर्नोल्ड नहीं मानते। अर्नोल्ड। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, गद्यांश अगर ना समझ आए, ये आपको ही करना है। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? किससे प्रारंभ हुई? भारतीय में, ग्रीक में हुई थी अरस्तु से, भारतीय में हुई थी पाणिनि से। पाणिनि ने किताब लिखी है, याद रखिएगा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्वान भारोपीय भाषा के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई के मूल प्रत स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते? तो कौन मानता है बताइए? ये ब्रुगमैन मानते हैं। यहाँ तो हमने डायरेक्ट बता दिया, आप क्वेश्चन को पढ़ के गद्यांश पे फिर जाना। यहाँ मैं नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छक मानता है? कौन सा विद्वान मानता है? तो ये मानते हैं ब्लूमफील्ड मानते हैं। आगे बढ़िए। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है? अभी पढ़ के आए हैं। संस्कृत के लिंग निर्धारण में व्याकरण का आधार है अर्थ। व्याकरण में जो लिंग निर्धारण होता है वो अर्थ के आधार पर होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो इन्होंने लिखी है रसमंजरी। रसमंजरी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल गोदाम का समास विग्रह बताइए। माल गोदाम का समास विग्रह होगा माल के लिए गोदाम। माल के लिए गोदाम। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटिए। सही वाक्य बताइए। बताइए भैया सही वाक्य। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। इसमें बताना, सही बताओ। वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, क्या ये सही है? वह छत से नीचे गिर पड़ा। वह छत से नीचे को गिर पड़ा। वह छत पर नीचे गिर पड़ा। वह छत से नीचे। मेरे अनुसार इसका आंसर बी होना चाहिए। और 17 का आंसर कौन सा है? बी ही सही है, यही होगा, ये वाक्य शुद्ध है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कहता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आते हैं। लोकोक्ति को सही अर्थ वाले जोड़े से, जोड़े का मिलान करना है। देखते हैं कौन सा कैसा है, सही है। मिलान करिए, करिए मिलान, करिए। पंचों का कहा सिर माथे, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? पंचों कहा सिर माथे, फैसला मानना। इसका अर्थ होगा फैसला मानना। पहले का ए। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका होगा सहायता करने वाले पर रौब जमाना। दूसरे का होगा डी। पहले का ए,
दूसरे का डी। सहज पके सो मीठा होए, तीसरे का क्या होगा? तीसरे का होगा सी, समय पर ही काम पूरा होता है। और चौथे का बीती 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 ताहे बरस दे, आगे की सुध ले, बीती बातें भूलकर भविष्य की सोच ले। तो पहले का ए, यहाँ से ढूंढिए कहीं है पहले का ए, सिर्फ इसी विकल्प में है। इसी से हमें पता चल गया इसका आंसर होगा डी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी वैसे ही प्रश्न है, लोकोक्ति को मिलाना है सही अर्थ वाले वाक्य से। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? गंगा गए गंगादास, इसका होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये क्या, ये इसका क्या हुआ बताइए? अपनी असफलता पर खींचना, दूसरे का पहला, दूसरे का, तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, एक बार चेक कर लो, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, इसका जवाब होगा ये आंसर सी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय निदेशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय निदेशालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। 1960 में, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को शिक्षा मंत्रालय के बाद में शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन किया गया। अहीं राष्ट्रीय संभागनी बसनूम, इसका सूत्र वाक्य भारतीय संविधान के भाग 17 में 351 में, कुछ नहीं है इसमें, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान करिए। वह देर में सोकर उठता है, गलत है। वह देर के साथ सोकर उठता है, ये भी गलत है। वह देर तक सोकर उठता है, ये हो सकता है सही। वह देर को सोकर उठता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वह देर तक सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, सही जवाब होगा आंसर सी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है? जो बहुवचन हो उसे बताइए। तो बहुवचन कौन सा शब्द है? समाचार। समाचार एक बहुवचन शब्द है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? हमने पहले ही भी बताया स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे? मेरा और मेरी लगाकर। अगर किसी शब्द के आगे मेरा लग जाए तो वह पुल्लिंग है, मेरी लग जाए तो स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग ढूंढो। मेरी नमक नहीं, मेरा नमक, तो ये कैसा है? पुल्लिंग। मेरा भात, ये कैसा शब्द है? पुल्लिंग। मेरा पनीर, ये कैसा शब्द है? पुल्लिंग। लेकिन मेरी लौंग, ये मेरी लौंग, ये लौंग शब्द कैसा है? ये लौंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ये लौंग शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग। आंसर सही होगा बी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? निरंतरता बोधक, जो कंटिन्यूटी को दर्शाए, जो निरंतरता को दर्शाए, जिससे है पता चले काम होता ही है, काम के समाप्त होने का बोध ही ना हो। तो निरंतरता बोधक कौन है? बरसता रहता है। आंसर सी, बरसता रहता है। 24 प्रश्न हो गए हैं, प्रश्नों की संख्या 37 है। आइए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो ढूंढिए पुल्लिंग। मेरी गिलहरी, मेरी गिलहरी, तो ये तो स्त्रीलिंग है। मेरी कोयल, ये भी स्त्रीलिंग है। मेरी मक्खी, ये भी स्त्रीलिंग है। मेरा खटमल, तो ये कौन सा शब्द है? खटमल। इसमें खटमल जो शब्द है वो कौन सा है? वो पुल्लिंग है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य बताइए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, गोले नहीं, गोलों होना चाहिए। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया,
ये सही हो सकता है। आगे भी पढ़ लो। दुश्मन ने गोला और तोपों से, ये गलत है। दुश्मन ने गोले और तोपे से, ये भी गलत है। आंसर सही होगा बी, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? सैयद इंसा अल्लाह खां। सैयद इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं साइकिल से बाजार जाता हूँ, तो कर्ता किससे काम कर रहा है? साइकिल से। मैं चाकू से फल काटता हूँ, कर्ता किससे कार्य कर रहा है? चाकू से। तो जिसके द्वारा कार्य करता है कर्ता, वो करण होता है, क्योंकि यहाँ पे से विभक्ति किसकी है? करण कारक की। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। देखिए, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से खरीदे जलेबियाँ, साड़ियाँ, एक छाता, बहुत कुछ। तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता। माँ ने जलेबियाँ खरीदी, ये भी हो सकता। माँ ने साड़ियाँ खरीदी, ये भी हो सकता। माँ ने एक छाता खरीदा, ये भी हो सकता। और माँ ने बहुत कुछ खरीदा, ये भी हो सकता। तो ये प्रश्न गलत हो सकता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्याख्या, खाली स्थान पर सही शब्द। माँ ने बाजार से जलेबियाँ, साड़ियाँ, बहुत कुछ खरीदे, इस प्रकार के बहुवचन के तीनों शब्द सही हैं। हालांकि यूपीबीआरबी ने भी इस प्रश्न को विकल्पात्मक त्रुटि मानते हुए मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, बाहर ही कर दिया। आइए अगले प्रश्न पर चलते। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो इनको मिला था 2005 में। 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? कामदेव का, तो कामदेव का पर्यायवाची मनोज होता है, अनंग होता है, मनमत होता है, लेकिन निलय नहीं है। ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? ये घर का है, घर का पर्यायवाची। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहाँ है? 33वां प्रश्न ये है। 33वां प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो कौन सी रचना है? दो विकल्प उधर होंगे। सुदामा चरित्र, ये सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी की है। सुदामा चरित्र किसकी है? नरोत्तम दास जी की है। तो हमारे आज के प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए, अभी और है प्रश्न, अभी तो और है प्रश्न। अभी 37 प्रश्न हैं, तो 2-3 प्रश्न और बचे हैं। आगे देखिए, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्गीय, ऐसे प्रश्न ध्यान रखने हैं। ये बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं और ऐसे प्रश्न आने के चांस ज़्यादा होते हैं। इनको याद रखना है, गौर से पढ़ना है। तो किसने की थी पुष्टि मार्ग की? वल्लभाचार्य ने की थी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? सच्ची बातें ये है, गोल आंखें इसमें भी है, गुलाबी रंग इसमें भी है,
मनो अनाज में गुणवाचक विशेषण नहीं है। यही आंसर ठीक होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान भरिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ रख धरे नहीं बैठ सकता। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। आंसर सही होगा सी। आइए आगे चलते हैं। कोई आया था वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? कोई आया था, कौन सा भेद है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बताइए 37 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। आज का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? ये मॉडल पेपर रोज़ रात्रि 8 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का मॉडल पेपर कैसा लगा। मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद।